नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है किसान प्रश्न मंच। किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है पंजाब के मानसा जिले में और यहां पर पिंड की अगर बात की जाए, हम हैं मत्ती पिंड में और यहां पर हमारे साथ ना सिर्फ मत्ती पिंड बल्कि आसपास के और भी जो पिंड है वहां से किसान यहां पहुंचे हुए हैं, जिनके साथ आज हम सवाल जवाब करेंगे और जानकारी जो है वो यहां पर उनको खंगालने की कोशिश करेंगे कितनी जानकारी हमारे किसानों के पास। खासतौर से अगर आज के विषय की बात की जाए तो हमारा आज का विषय रहेगा कपास की उन्नत फसल, यानी किस तरीके से हमारे जो किसान हैं कपास की उन्नत फसल ले सकते हैं, उसके लिए किस तरह का प्रबंधन जो है वो हमारे किसानों को अपनाना होगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस गांव की तो एक खास बात यह है कि यहाँ पर खरीफ का, जैसा कि अभी मौसम चल रहा है, खरीफ की मुख्य फसल धान और उसके अलावा यहाँ किसान भाई कपास की खेती करते हैं। लेकिन खास बात इसमें यह है कि यहाँ पर जो किसान है वो बिना किसी रसायन यानी बिना पेस्टिसाइड के खेती यहाँ सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और ये संदेश यहाँ पर पहुंचा है हरियाणा के जींद से, जहां पर कीट साक्षरता मिशन बाकायदा चला जाता है, कीट पाठशालाएं चलाई जाती हैं, जिससे किसान भाई जान सकें कि जो कीट है वो मित्र कीट भी हैं और उन्हीं में शत्रु कीट हैं। और हम कोशिश ये करें कि पेस्टिसाइड का छिड़काव कतई ना करें। सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे जो यहाँ पर किसान मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें हमारे विशेषज्ञों का। और देखिए, ये कहा जाता है पंजाब की जब बात होती है कि पंजाब में जो किसान है वो बहुत मतवाले रहते हैं और हिम्मत वाले भी हैं, सिर्फ मतवाले नहीं हिम्मत वाले भी हैं। तो वही उनकी जो जानकारी है कुछ वो भी हम परखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कितने सवालों के जवाब और कितने किसान का हकदार आज हमें यहाँ मिल पाते हैं। तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम हमारे आज के कार्यक्रम के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हाँ जी, मैं सुखचैन सिंह फुल्लर, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पंजाब। डॉक्टर गुरदाता सिंह सिद्धू, मुख्य तीवड़ी अफसर मानसा। जगसीर सिंह ब्लॉक अफसरी, विस्तार प्रबंधक बठिंडा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर फिर से इनका स्वागत किया जाए। इनके नाम जो है वो आप जान चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की जिसका नाम है किसान प्रश्न मंच। और पहला सवाल मेरा यहाँ मौजूद जो किसान भाई हैं हमारे, हालांकि कुछ जो किसान महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, युवा भी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितनी जानकारी इनके पास। पहला सवाल मेरा यह है कि अगर कपास की हम खेती कर रहे हैं, हमारे किसान भाई कर रहे हैं, तो उसमें किन किन बातों का ख्याल रखना होता है? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं। कपास की खेती करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना होगा? हाथ आप खड़ा करेंगे, आपके पास मैं पहुंचूंगा आपका जवाब लेने। चलिए, एक हाथ जो है वो यहां खड़ा हो चुका है, सीधा इनके पास हम चलते हैं और मैं उम्मीद यही करूंगा कि जैसे ही ये जवाब मिलेगा शायद और भी जो जवाब हैं वो हमें मिल पाए, जिसके बाद हम सीधा रुख करेंगे अपने विशेषज्ञ का, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कौन सा सही जवाब था। सबसे पहले अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम सागनदीप सिंह जी। मेरे गांव का नाम टांडगा है, जिला मानसा जी। और सारा कपास बीजने से पहले जब पानी लगाते हैं, रौनी बोलते हैं उसको, वो भर कर लगानी चाहिए जी। और जो वो बीज बोते हैं जी, यूनिवर्सिटी की सिफारिश है वो बोनी चाहिए। और उससे समझदार बात यह है उसमें नदीन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, नदीन नहीं होने चाहिए जी। और जैसे वो सिफारिशें करते हैं कीटनाशकों को मारने के लिए स्प्रेयों की, वो स्प्रे छिड़कनी चाहिए जो कीटों को मारने के लिए होता है। चलिए बिल्कुल। और जो फिलहाल की स्थिति है उसको देखते हुए क्या लगता है, क्या सावधानी रखें? हम सारे यही समझते हैं कि अब बिल्कुल फल में आ चुका है, हमारी जो कपास की फसल है उसमें पानी का बहुत ही जरूरी एक महत्व है, पानी का ख्याल रखना चाहिए और बस जो कीट है हमारा नुकसान करते हैं उसकी सावधानी रखनी चाहिए। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। उन कीटों से हमें सावधानी रखनी होगी, हमारी जो फसल है यानी वो सुरक्षित रहे। और भी यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं और जो किसान यहाँ मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उनकी जो कपास की फसल है उसमें क्या सावधानी उनको रखनी होगी जिससे बेहतर उपज मिले। एक युवा किसान यहाँ पर बैठे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम कुलदीप जी, गांव सरदारेवाड़ा, जिला फतेहाबाद, हरियाणा जी। बात ये है, कपास की पिछले कई सालों से कीड़े मकोड़ों की मारने की एक जंग चल रही है जी, लेकिन जंग हम जीत नहीं पाए, पिछले कई सालों से घाटे में जा रहे हैं। और हमने डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की टीम से जुड़ के ये सीखा भी कीटनाशक को मारने की कोई जरूरत नहीं है, कीट सारे ही हमारे मित्र हैं जी। पौधे के अंदर, पौधा अपनी एक दिन के अंदर खुराक बनाता है, वो 1.5 ग्राम जड़ को देता है, 1.5 ग्राम अपना पत्तों को देता है, बाकी 1.5 ग्राम स्टोर करता है। उसको बैलेंस करने के लिए पौधा फिर बुलाता है इनको कीटों को। वो होगी मेजर कीट 3, सफेद मक्खी जी, हरा तेला और थ्रिप्स। वो आप उनको ईटीए लेवल के अंदर ही वो रहते हैं, इनको मारने की वजह से हमारे प्रैक्टिकल चक जो है बिल्कुल कामयाब है जी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उसको देखते हुए क्या आपको लगता है किसानों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एक तो पानी, तो वो तो सारे को जानते हैं जी, जी। पानी निराई गुड़ाई तो सब, लेकिन सारे जानते हैं या नहीं?
देखिए हाथ खड़ा नहीं किया किसी ने, लेकिन मेन समस्या तो पेस्टिसाइड यूज करने के लिए, जिसके अंदर वो कंफ्यूज हो चुका, ना कीड़ों को मार सका जी, लेकिन ना मारने डॉक्टर सिंदरलाल की टीम से जुड़ने आज मेरे 25 किलो एकड़ धान खड़ा है बिना स्प्रे के। जी, बिना स्प्रे हाँ जी, और 2 मॉडल और खड़े हैं, 2 किसान और जुड़े हैं मेरे साथ जी, अगले साल और बढ़ेंगे। बिल्कुल एक अच्छी पहल आप जो है वो कर रहे हैं, बैठ सकते हैं आप। और एक हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण जवाब जो है वो भी हमें यहाँ मिला। एक और किसान है यहाँ पर, इनके पास हम चलते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाएं हमारे पास, इनसे जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या जवाब है इनके पास। अपना नाम हमें बता दीजिए। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ जी ਪਿੰਡ ਸਮਾਉ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ। जी ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ 25-30 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਲਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ। जी ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੌਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਰ ਕੇ ਕਰੋ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਟਨ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। जी ਜਦੋਂ ਕਾਟਨ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਹਾਗਾ ਲਾਉਣਾ। जी ਸੁਹਾਗਾ ਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਹਣ ਬੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। जी ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਡੂੰਘੀ ਹੋਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੀ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਟ ਆ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, जी ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਤ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੋਚਣੀ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਚਤ ਕਰਾਂਗੇ जी ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ कोई फायदा हो सकेगा यानी ਇਹ हमारी जो अगली पीढ़ी है उनको भी ये फायदा पहुंचेगा। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल देखिए सबसे बड़ी बात ये जो पानी है उसकी बचत करनी है। बैठ सकते हैं आप भी। और यहाँ हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम कपास की खेती की बात करते हैं तो किन बातों का हमारे किसानों को ख्याल रखना होगा। उन्हीं बातों को लेकर हमने यहाँ किसान भाइयों से भी जाना और हमारे साथ जो कृषि अधिकारी हैं उनसे हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किन बातों का जो ख्याल है वो वाकई हमारे किसानों को रखना चाहिए। आपसे हम जानना चाहेंगे जो किसानों ने हमारे जवाब दिए इनमें कौन सा जवाब आपको सटीक लगा, वो जवाब जो हमारे किसान कब का हकदार हो। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ जी ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਭਰਮੀ ਰੌਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। जी ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੂੰਘਾ ਵਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਮੀ ਰੌਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ ਹੈ। जी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਫੈਕਟਰ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਰਮੀ ਰੌਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। जी ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। जी ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੀਤ ਚਹਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ, जी ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਾਈ ਦਾ, ਅਗੇਤਾ ਬੀਜਣਾ जी ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਾਹ ਕੇ ਬੀਜਣਾ, ਭਰਮੀ ਰੌਣੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 99% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਰਮੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ है। यानी किसान जो है वो जागरूक हो रहे हैं। हाँ, जागरूक लेकिन हो जो रहे हैं। जवाब हमें मिले उनमें से सबसे सटीक जवाब आपको कौन सा लगा। हाँ, वो मुंडा जो टांडियां वाला है उसका जो ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ खेती यानी जो पहला जवाब हमें मिला किसान भाई की तरफ से। चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूंगा अगर आप आ जाएं हमारे पास आगे, क्योंकि ये बने हैं आज के कार्यक्रम के हमारे पहले किसान कप के हकदार। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बैठ सकते हैं आप।
तो देखिए यहाँ हमने जाना कि किस तरह से सावधानी जो है वो हमारे किसान भाइयों को रखनी होगी, किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा। और ये बातें बेहद जरूरी अगर हम ये चाहते हैं कि जो उपज है हमारी वो बेहतर हो सके। और यही सवाल लगातार अपने किसान भाइयों से हम कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है मेरा वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि इस बार ज्यादा हाथ जो है वो खड़े होंगे, शायद पीछे से भी हाथ जो है हमारे किसान भाई खड़ा करेंगे। मुस्कुरा जरूर रहे, लेकिन आपके पास मैं जरूर पहुंचूंगा। सवाल जो है वो पहले पूछ लेता हूं। हमारा सवाल है कि कपास की फसल में कितने अंतराल पर और कितनी बार सिंचाई की जानी चाहिए? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं अगर जवाब आपको पता है। चलिए, इस बार कई हाथ जो हैं वो यहां खड़े हो चुके हैं और शुरुआत चलिए हम पहली पंक्ति से ही कर देते हैं, उसके बाद पीछे भी चलने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या जवाब निकल कर आता है। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਰਮਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ ਬਗਾ जी, कुल कितनी बार सिंचाई करनी चाहिए, कितने अंतराल पर, गैप कितना रखना चाहिए? 4-5 ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 से 5 ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ। मौसम के अनुसार 4 से 5। हाँ, 4 कुछ और पाँच। जानकारी आप देना चाहेंगे इससे संबंधित? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਏਕੜ ਲਾਈ ਇਹ ਬਗਾ, ਬੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂਣਿਆਂ ਨਾਲ 2-2 ਬੜੇ ਮੇ ਰੱਖ ਕੇ जी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਡਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ। जी ਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 24 ਕਨਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਲੁੱਟ ਬੱਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈ ਸੀ, जी 4-5 ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੀ जी। चलिए, बिल्कुल 4 से 5 इनका कहना है। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। और भी जो किसान भाई जिन्होंने हाथ खड़ा किया था उनके पास हम चलते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या जानकारी है उनके पास और क्या जवाब है जो उनको शायद बना सकता है किसान का कप्तान। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। सर मैं गुरहार वीर सिंह जी डिस्ट्रिक्ट बरनाला जी ते पिंड में हमारा है कोटदुना बाहर कोठी। जी ते सिंचाई के अंतराल में 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए कपास की, जी। जेकर बारिश ना हो, जेकर बारिश हो और भी दिन लग जाते हैं। कुल 15 कितनी दिन बार तो करें? 5-4 बार तो करनी पड़ती है। एक 5 आधी के बार 4? तो बारिश पाई जाती है ना सीजन में, जी, कुछ बारिश पाई जाती है, कुछ सिंचाई हो जाती है। खुद ब खुद हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बिल्कुल। और कुछ बताना चाहेंगे इसके साथ साथ आप? कपास तो नरमे से सौखी खेती है जी ते और भी सौखी हो रही है। जे दलाल जी की ऐसी बात मानकर करिए, इसको और भी सौखी हो रही है खेती नरमे की। चलिए, बिल्कुल। और भी देखिए किस तरीके से जो फायदा है वो हमारे किसान भाई यहाँ उठा पा रहे हैं। और अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे जो पीछे किसान हैं उनको भी टटोलने की कोशिश करते हैं, उनके पास कितनी जानकारी है, क्योंकि जब सवाल पूछा गया था तब थोड़ी सी मुस्कुराहट जो है यहाँ पीछे छोर पर मेरे को दिख रही थी। और यहाँ हम कोशिश करेंगे कि अगर जो जवाब है हमें वो मिल पाए, कोशिश यही कि इनसे जवाब लेकर जो जानकारी है वो आगे किसानों तक पहुंचाई जा सके। आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? कुल कितनी बार? देखिए, एक पीछे है जो हाथ खड़ा किया गया है, इनके पास हम पहुंच रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कुल कितनी बार सिंचाई करनी चाहिए, जो अंतराल की बात कही जाती है वो अंतराल कितना होना चाहिए। मैं चाहूंगा खड़े हो जाएं आप, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम रतिंदर सिंह, पिंड रली, डिस्ट्रिक्ट मानसा जी। जो 15 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਰਮਾ ਕਮਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ जी ਅਖੀਰ ਪਾਣੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ यानी कुल मिलाकर 3। नहीं जी 5-6 21 छह हो ਦਿਨਾਂ ਦੇ गए। ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। चलिए, ये इनका कहना कि 21 दिन का अंतराल हमें रखना होगा और 6 तक हम जो है सिंचाई कर सकते हैं। बैठ सकते हैं आप। और अब हम सीधा रुख करेंगे हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 3 जवाब हमें यहाँ पे मिले। पहले जवाब की अगर हम बात करें तो उन्होंने हमें बताया कि जो 15 दिन का एक अंतराल है वो यहाँ रखना होगा और 4 से 5 सिंचाई। दूसरे जवाब में भी यही कहा गया, लेकिन बारिश पर काफी निर्भर करता है। और जो आखिरी जवाब मिला, इनका कहना कि 21 दिन का अंतराल रखना होगा और लगभग 6 सिंचाई जो है वो हमें कपास की फसल में करनी होगी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे, जो 3 जवाब हमें मिले इस बार भी और सिंचाई की बात कही जाती है, क्या आप कहना चाहेंगे? ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ जी ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੂਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ 4 ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ 15/9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ यूनिवर्सिटी ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ 15/9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਰਮੇ ਨੂੰ, ये जानकारी जो है किसानों को दी जाती है। ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 15 ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 15 ਆ ਰਿਹਾ 15/9 ਉਸ ਜੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ 4 ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਐਸਪੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 200 mm ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 80 mm ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ। जी ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ जी ਉਹ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आपको यहाँ पर
जरूर होगी, जो हमें जवाब मिले उसमें आपको कौन लगता है कि हमारे किसान कब का हकदार है? मैं ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰਿਆ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। यानी इनका जवाब आपकी नजर में सही है, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं हमारे पास, क्योंकि ये भी बन चुके हैं हमारे किसान कब के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैठ सकते हैं आप। और देखिए यही वजह है कि जो हमारे किसान हैं, जानकारी उनके पास सारी है। जैसा आपने देखा कि बाद में भी जो पीछे हैं हमारे किसान, उन्होंने हाथ खड़ा किया। और ये आप मैं सभी को कहना चाहूंगा, हमारे पास बहुत सारे कप हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सवालों के जवाब हैं वो आप दीजिए, और साथ ही साथ जो जानकारी है आपके माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों तक भी पहुंचती है। अब हम यहाँ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल मेरा ये है, क्या बिना कीटनाशकों के खेती करना संभव है? कई देखिए हाथ जो हैं वो यहाँ खड़े हो चुके हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहले हमें जवाब दे चुके हैं। आपके पास भी मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले हम उनके पास पहुंचते हैं जिन्होंने इस बार हाथ खड़ा किया है। कहीं अगली बार उनको शिकायत ना हो जाए कि हमसे जवाब नहीं लिया, तो पहले इनका जवाब हम ले लेते हैं, फिर और भी जो जवाब है वो लेने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ से हाथ खड़ा किया गया था, अपना नाम हमें बता दीजिए पहले। नाम अमृत सिंह है, बीपीओ कोटदुन्ना, डिस्ट्रिक्ट बरनाला। कीटनाशकों के बगैर खेती संभव है? कैसे? क्योंकि जितने भी हम देखते हैं अपनी फसल में, मान लो कपास की खेती करते हैं, उसमें जाकर हम देखते हैं ईटीएल लेवल। जब ईटीएल लेवल चेक करते हैं, इस बार हमारा ट्रायल चल रहा है जो, उसमें हमने ईटीएल लेवल आपने ये क्या होता है? हमारे किसान भाई अगर जानना चाहें इसको आसान भाषा में। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, उसमें एक रेशो दी गई है, जैसे हरे तेले की 2 है, चिट्टे मच्छर की 6 है, चूहों की 10 है। तो हमने जितनी बार भी क्लास 12 क्लासें हो चुकी है, जितने बार भी चेक किया, कभी भी ईटीएल लेवल पार नहीं हुआ। इसलिए कीटनाशक स्प्रे की प्रति पत्ती कितने कीट होंगे वो इस पर निर्भर करता है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए बिल्कुल, तो ये आपका मानना है कि बिना कीटनाशकों के हम कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए बैठ सकते हैं आप। इधर से और हाथ जो है वो यहाँ खड़ा किया गया था, यहाँ से भी हम जवाब ले लें। आपकी तरफ से जो हाथ है वो खड़ा किया गया था, नाम हमें बता दीजिए पहले। मेरा नाम दरबारा सिंह है जी, पिंड मूला सिंह वाला भीखी दे। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, एतकी इत्थे मत्ती कीता गया। कैसे कर सकते हैं लेकिन हम वैसे एतकी असीं कर रहे हैं भी सानू इहदे उत्ते जिहड़े साडे मित्र कीड़े ने जी भी ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। वैसे ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ हमेशा वास्ते ਵੱਧਦੀ हो है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ दुश्मनों ਦੀ है वो बिल्कुल घटती है। यानी आपके जो दुश्मन है हाँ वो हमारे शत्रु कीट, जो मित्र हैं वो मित्र कीट हैं। चलिए बिल्कुल इन बातों का हमें ख्याल रखना होगा, जैसे उन्होंने हमें बताया। और भी जो जवाब है वो लेने की हम कोशिश करते हैं, इनसे भी यहाँ और भी जो किसान है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या जवाब है उनके पास। और ये बेहद जरूरी कि जो जानकारी है वो लगातार निकल कर आए, और हमारे जो किसान भाई हैं वही जानकारी जो है हम तक पहुंचा भी रहे हैं। एक और जवाब जो है वो लेने की यहाँ कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप हमें जवाब दे पाएं। अपना नाम हमें बता दीजिए। सर जी अपना दर्शन सिंह जी, पिंड पंधेर, तहसील बरनाला जी। ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖੇਤੀ। कैसे कर सकें? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਰਾ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਥ੍ਰਿਪ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਆਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ होना चाहिए। जानकारी होगी तो हम कर सकते हैं। हाँ जी हाँ कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। इनका ये मानना कि अगर हमें जो कीटों की हम बात करते हैं, सवाल हमने ये पूछा कि बिना कीटनाशकों के खेती करना संभव है या नहीं, और हमारे किसान भाइयों का ये कहना कि जो उसके कीट हैं अगर उसकी जानकारी हमारे किसानों के पास है तो जाहिर तौर पर हम बिना कीटनाशकों के खेती कर सकते हैं। आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे, अगर बात की जाती है कि जिस तरीके से लगातार हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं, एक बड़ी लागत जो है वो भी आती है और हमारी जो मृदा है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है, तो आप सबसे पहले मैं चाहूंगा जो 3 जवाब हमें मिले उसमें कौन सा जवाब आपको सटीक लगा जो हमारे किसान कब का हकदार हो? उससे सबसे अच्छा जो जवाब था वो सरदार दरबारा सिंह जो बोले थे, सेकंड वन जी, उन्होंने बताया जी ये बिल्कुल संभव है कि बगैर कीटनाशक के भी जो कीटों का कंट्रोल किया जा सकता जी, क्योंकि पिछले समय में जो जितने समय से हम कीटनाशक यूज कर रहे हैं जी, मैं समझता हूँ कि इतने समय से हम किसी भी कीट का कंट्रोल नहीं कर सके जी। अगर एक कीट को कंट्रोल करते हैं तो नेक्स्ट जो पैदा हो जाता है जी। जैसे कॉटन की फसल का ही जे पिछले समय से आप बोलिए देखा जाए तो पिछले 2 साल बाद में मिलीबग का बहुत अटैक था जी, जो उस पर कंट्रोल नहीं हो सका। लास्ट ईयर था जो व्हाइट फ्लाई का अटैक था, उस पर कंट्रोल नहीं हो सका जी। तो जब इसका कंट्रोल ही नहीं हो सकता तो ये पेस्टिसाइड या इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल इस बार इस जो कुदरत ने जो एक सिस्टम बना रखा है जी, वो सिस्टम को हम डिस्टर्ब मत कीजिए।
उसको सिस्टम को जब हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे जी, तो मैं समझता हूं कि जो हमारे मित्र कीड़े हैं वो दुश्मन कीड़ियां के ऊपर ऑटोमेटिकली हावी हो जाएंगे जी, क्योंकि जो दुश्मन कीड़ा है ना वो उसके जो पौधा है उसके नीचे से अटैक करता है जी, जो दुश्मन कीड़ा है। जो मित्र कीड़ा है ऊपर आता है। जब हम जो कीटनाशक छिड़कते हैं तो पहले वो यानी जानकारी होगी तो मित्र कीट हावी हो सकता है शत्रु कीट पर। डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब जो पौधे पे जब दुश्मन कीड़ा आता है ना जी, तो उसका जो नेचुरल लेवल से कंट्रोल करने के लिए जो मित्र कीड़ा है वो उसके साथ ही पहुंच जाता है। क्योंकि जो दुश्मन कीड़ा है मोस्टली ज्यादा जो है ना वो शाकाहारी है। जो उसको कंट्रोल करने वाला मित्र कीड़ा है वो मांसाहारी है जी, वो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिकली आ जाता है जी। तो इसका मैं समझता हूँ कि उसका जो दरबारा सिंह का जवाब था वो बहुत ठीक था। वो एक सटीक जवाब वो बन सकता है हमारे किसान कब क्या। हाँ, वो बहुत अच्छा था। तो जोरदार तालियां पहले उनके लिए बजा दीजिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं हमारे पास। दूसरे नंबर पर जो जवाब था वो दरबारा सिंह जी की ओर से जो दिया गया था बहुत अच्छा था। इसके जो क्योंकि इसका एक खास सबूत है कि वो खुद भी इस पे जो तजर्बा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। आ सकते हैं आप। देखिए दरबारा सिंह जी का जो जवाब है वो हमारे विषय की नजर में सटीक। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ सकते हैं आप। और यही जवाब जो है हम यहाँ लगातार लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें लगातार जो जानकारी है वो भी मिल रही है। किसान भाई जो है हमारे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण कि उनके पास जानकारी है, वो सारी जानकारी रखते हैं कि कब उन्हें जो मित्र कीट हैं उनकी जारी रखनी चाहिए, जो शत्रु कीट हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इनमें किस तरह के फर्क हैं और कैसे हमारे किसान भाई अपने कपास की जो उन्नत फसल है वो ले सकेंगे, ये सारी जानकारी कुछ और सवालों के जरिए हम उनसे लेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयान? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। लगातार यहाँ पर हमारे किसानों के साथ जो सवाल जवाब हैं वो यहाँ चल रहे हैं और जैसा आपने देखा कि उनको सारी जानकारी जो है वो है, उसके साथ साथ ये बेहद जरूरी कि जानकारी को ना सिर्फ उनके पास जानकारी है बल्कि इस जानकारी को वो अपनाते भी हैं। और अब हम यहाँ बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। जैसा कि हमारे किसानों ने बताया कि मित्र कीट शत्रु कीट, यहाँ पर एक जो टर्म हम कहें या शब्द जो कहें ये निकल कर आए और दुश्मन कीड़े भी इनको कहा जा रहा है, दोस्त कीट भी इनको हम कह रहे हैं। लेकिन अगर सवाल मेरा यही है, मित्र कीट और शत्रु कीट में क्या क्या अंतर हैं? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं। मित्र कीट और शत्रु कीट में क्या क्या अंतर है? कई हाथ जो है इस बार मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इस बार हम यहाँ पहले चलते हैं। एक बुजुर्ग किसान है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या जानकारी इनके पास, और फिर पहुंचेंगे उस छोर पर, वहां भी हम जानकारी लेंगे किसान भाई के पास कितनी जानकारी। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें पहले बता दीजिए। सुखदेव सिंह पिंड मत्ती जी। सुखदेव जी, ਜਿਹੜੇ शाकाहारी कीड़े ਹੁੰਦੇ जी ਉਹ ਨੁਕਸਾਨदेह ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ जी। ये एक अंतर आपको पता है। और कुछ अंतर मित्र कीट और शत्रु कीट में? ਜਿਵੇਂ शत्रु कीट ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਮੱਸਰ ਜੀ, ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਜੀ, ਥ੍ਰਿਪਸ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੱਥ ਜੋੜਾ ਤੇ ਉਹ ਭੁੰਡੀ ਲਾਲ ਤੇ ਫੌਜਣ ਜੀ। तो मित्र कीट जो है इनसे दोस्ती हुई आपकी या नहीं? हाँ जी हुई है। दोस्ती हो चुकी है? हाँ जी। लेकिन दुश्मनी मत कीजिएगा जो शत्रु कीट है उनसे। नहीं। देखिए बोल रहे हैं कि जो दुश्मनी है वो नहीं करनी है। बैठ सकते हैं आप। एक जवाब यहाँ पर हमें मिला। सीधा चल रहे हैं इस छोर पर, वहां भी जो हाथ है वो खड़ा किया गया था, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मित्र कीट और शत्रु कीट की बात कही जाती है, इनमें खास अंतर क्या है और इस अंतर से हमारे जो किसान भाई हैं वो इसकी पहचान कर सके। मैं चाहूंगा अगर आप थोड़ा इधर आ जाएं, खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। सिकंदरपाल सिंह जी, पिंड कोड़ा कला, जिला मानसा जी। क्या ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। 40-50% ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਝਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। 40 से 50% नुकसान है। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਟ ਫਲਾਈ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 70-80% ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜੇ ਨਾਲ। ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜੋ ਛਿੜਕਦੇ ਆ ਜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਟੈਕੂਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫੁੱਲਬੂਕੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। तो ऐसा तो नहीं दुश्मन कीड़े की सफाई के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता हो? नहीं नहीं, ऐसी नहीं। आप देख भी सकते हैं ना जी, यहाँ पर एक प्लाट है 1/2 एकड़, उस पर कोई पेस्टिसाइड नहीं छिड़का जी। चलिए, बिल्कुल ये अच्छी बात कि जो पेस्टिसाइड है, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप, उनका प्रयोग यहाँ पूरी तरीके से नहीं किया जाता। और कोशिश यही कि एक अगर हम कहें मित्र कीट शत्रु कीट, अगर इस बात को हर एक किसान जान जाए तो शायद हमारी मृदा जो है उसका स्वास्थ्य और बेहतर हो सके, हमारा जो वातावरण है जो इनसे लगातार प्रदूषित हो रहा है उसमें और सुधार आ सके। लेकिन इसके लिए जानकारी जो है ये बेहद जरूरी। और यहाँ अंतरों की अगर बात की जाए, अंतर हमने यहाँ पूछा था, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जो अंतर हमारे किसान भाइयों ने बताया। तो सबसे पहले हमारे इनमें किसान कप का हकदार आपको कौन नजर आता है? देखो, जो उसने जो फर्क दोनों में बताया ना, वो सेकंड जवाब जो था ना वो बड़ा ठीक था जी। इसमें ये जो मित्र तो उसको ही समझा जाता है ना जो हमारे पाक की बात करे जी। दुश्मन उसको जो हमारा झाड़ घटाता है उसको दुश्मन समझते हैं जी। मित्र कीट जो दुश्मन कीड़ों का खात्मा करते हैं जी, और वो फसल को जो हरा भरा देखते हैं रहने देते हैं और वो दुश्मन कीड़ों का नाश करते हैं तो फसल की जो पैदावार ज्यादा होगी और वो फार्मर का फ्रेंडली जो है जीव है जी। इसीलिए जो कीटनाशक है ना वो इन दोनों के असर करता है जी। बेशक हम दुश्मन कीड़े को मारने के लिए जो स्प्रे करते हैं वो मित्र कीड़े को पहले मार देती है जी, क्योंकि उसमें जो मित्र कीड़ा है वो सहनशीलता हम कह सकते हैं कम रहती है। हाँ जी, वो ऊपर होता है, उसको पहले अटैक होता है। और सबसे एक बात जो जरूरी मैं ये कहना चाहूंगा, जब स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है ना जी, उसका टाइम नहीं है। बिल्कुल। जब दुश्मन कीड़ा है वो छुप जाता है 9 बजे से पहले ही और शाम को वो 5 बजे से बाहर में आता है। जब हमारे फार्मर भाई उसको जाते हैं स्प्रे करने के लिए 9-10 बजे या 10-11 बजे कोई फायदा नहीं है उस स्प्रे करने का जी। वो तो एक किस्म से हम जो पैसा है ना हमने उस पर लगाया हुआ है उसको वेस्ट करना जाते हैं, उसका कोई 1% भी उसका मतलब नहीं रह जाता उस स्प्रे का। इस बात से आप सहमत हैं कि स्प्रे नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सहमत है इस बात से। चलिए, अच्छी बात है, ये हमारे किसान भी इस बात से सहमत हैं। हाँ जी, वो क्योंकि जो फार्मर को उसके फायदे की बात दिख रही है नेचुरली वो उसको सहमति देगा। बिल्कुल। एक तो जेब में पैसा नहीं लगेगा, वातावरण खराब नहीं होगा जी। दूसरा जो जहर जो हमारे जो नामराद बीमारियां हमारे ये खास करके पंजाब में आ रही है, कैंसर वगैरह है या दूसरियां हैं, बिल्कुल उससे हमको निजात मिलेगी। पर्टिकुलरली जो कॉटन बेल्ट है मालवे की, पंजाब की, इसमें सबसे ज्यादा कैंसर और जो हैबिटेट्स बी और सी आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो ये फार्मर अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम होगा है। बिल्कुल, एक हम कह सकते हैं सराहनीय कदम ये। हाँ जी, बहुत ही सराहनीय कदम है। तो मैं आस करूंगा किसान भाइयों के सभी लोग इसको फॉलो करें और आगे एनवायरनमेंट को और अपनी जेब को सभी को सेफ रखें, जिससे सभी का भला होगा। बिल्कुल, सबका भला हो। लेकिन जो जवाब जिन किसान भाइयों ने हमें दिए उनकी नजर किसान का पर, तो मैं चाहूंगा आप पहले बता दें कि कौन सा जवाब आपको हाँ, मैंने सेकंड वन जो बताया था ना वो जी उसका वो हमारे किसान कब किरदार है आपकी नजर में। चलिए, बिल्कुल मैं चाहूंगा जोरदार तालियां जो है इनके लिए बजा दीजिए। आप आगे आ जाइए हमारे पास, देखिए बड़ा मुस्कुराते हुए आ रहे हैं हमारे पास। और जैसा उन्होंने बोला था कि जो दुश्मन का भी सफाया है वो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बल्कि जो पद्धति जिस बात की जानकारी है उससे करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बैठ सकते हैं आप। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देखिए लगातार जो हमारे किसान भाई हैं उनके पास है, और यही जानकारी को अगर यहाँ सिर्फ किसान ना अपनाए बल्कि पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में अगर इस तरह की मुहिम छेड़ी जाए, इस तरह की अगर पहल हो और हमारे किसान ये जान पाए कि मित्र कीट कौन सा है, शत्रु कीट कौन सा है, उसके अंतर को जान पाए, समझ पाए, तो जाहिर तौर पर वो भी अपनी फसल का न सिर्फ सुरक्षा कर सकते हैं बल्कि उनकी फसल की जो उपज है वो भी बेहतर होगी। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद किसानों से, अगर कीटनाशकों का छिड़काव हम करते हैं तो किस तरीके से ये हमारी मिट्टी और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं अगर जानकारी रखते हैं। चलिए, कई हाथ जो हैं वो भी इस बार खड़े हुए हैं, लेकिन पीछे से शुरुआत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या जवाब है उनके पास। और ये देखिए, अगर सवाल की बात की जाए, इसका जवाब हमें क्या मिलता है, ये बेहद जरूरी, क्योंकि अगर हमारे किसान भाइयों को पता है कि उसका नुकसान क्या होगा, ना सिर्फ हमारे जो मृदा का स्वास्थ्य उस पर बल्कि उसके साथ साथ वातावरण पर किस तरह का असर पड़ रहा है, अगर ये जानकारी रखेंगे तो काफी फायदा जो है वो हो सकता है। तो नाम बता दीजिए पहले। अमृत सिंह जी, बीपीओ कोटदूना, डिस्ट्रिक्ट बरनाला जी। जो कीटनाशकों का हम छिड़काव करते हैं, छिड़काव करने से वो पहले तो मिट्टी में मिल जाते हैं जी, पौधे पे तो लगते ही हैं। जब मिट्टी में मिल जाते हैं मिट्टी को भी प्रदूषित कर देते हैं जी। जब उसमें पानी लगता है तो पानी से मिलकर वो नीचे चला जाता है जी। वही पानी हम
आपको मालूम ही है, पीते हैं। यानी जहर का एक काम वो करता है। हाँ जी, जहर का वो काम करता है मिट्टी में मिलकर। देखिए अमृत जी हमें बताने कि जहर का काम क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा आप भी। नहीं बिल्कुल, आपने जैसा कहा जो कीटनाशक है एक जहर का काम करता है। हाँ जी। तो जैसे भी हम छिड़काव करते हैं, हवा में उड़ता है कीटनाशक जी, तो हवा भी एनवायरनमेंट को भी, कहने का मतलब जहरीला हो जाता है, उसको भी प्रभावित करता है। उसको भी प्रभावित करता है जी। तो हमें कीटनाशकों का कम से कम उपाय प्रयोग करना चाहिए। कम से कम करना चाहिए या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप करते हैं या नहीं? नहीं करते हैं। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। जैसा इनका नाम है अमृत, तो वही कोशिश इनकी जारी है कि कम से कम बल्कि ना के बराबर जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग किया जाए, और इससे हमारी जो मृदा है यानी मिट्टी है वो भी स्वस्थ रहेगी और वातावरण को भी हम प्रदूषित होने से बचा सकेंगे। ये हमने जाना। और भी कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या जवाब है उनके पास, और यही जवाब है जो हमारे किसानों को ना सिर्फ किसान कप का हकदार बना सकता है बल्कि इन्हीं के जरिए जो जानकारी है बाकी किसानों तक भी पहुंचती है। एक और जवाब हम ले लेते हैं। अपना नाम हमें बता दीजिए पहले। मेरा नाम जगजीत ਸਿੰਘ ਹੈ जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ किस तरीके से ये मिट्टी और वातावरण को नुकसान पहुंचा? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 'ਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਧੁੰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿल्कुल खिलाफ हैं। कदे वास्ते भी केमिकल दवाइयाँ छिड़कन ते नहीं चाहिए। बिल्कुल, कभी भी इस तरह से देखिए जो हमारे केमिकल हैं यानी कीटनाशक हैं उनका छिड़काव नहीं करना चाहिए। और दो जवाब हमें यहाँ मिल चुके हैं। एक और जवाब की मुझे तलाश पीछे से आप में से कोई बताना चाहेगा कि आखिर किस तरीके से नुकसानदायक है? चलिए खाद जो है वो यहाँ खड़ा किया गया है, इनसे हम जान लेते हैं कितना नुकसान होता है और कैसे इससे हम बच सकते हैं। जी, नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम गुरतेज सिंह, पिंड तपा मंडी, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੰਡੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀਟ ਨੇ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ बचाया जाए बस। जी, लेकिन इसके लिए आपकी तरफ से कोई कोशिश की गई कि बाकी जो किसान हैं वो कीटनाशकों का इस्तेमाल ना करें? हाँ, मैं अपने बरनाले ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ 1.5 ਏਕੜ ਤੇ ਨਾਨ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੁੜਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਛਿੜਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ पैदा कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ये औरों को भी सिखा रहे हैं, बैठ सकते हैं आप। और 3 जवाब जो हैं वो हमें यहाँ मिल चुके हैं। अब सीधा चलते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो जवाब हमें मिले हैं। सवाल हमने पूछा था कि जो कीटनाशक हैं किस तरीके से वो हमारी मृदा और वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण तो लगातार बढ़ ही रहा है, उसको प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन और किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं ये हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और इनमें से जो हमें जवाब मिला वो कौन सा जवाब जो हमारे किसान कब का हकदार बन सकता है? सो एनवायरमेंट ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀਟਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮਿੱਤਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਡੋਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੀ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल, ये तो बात हुई जैसा कि हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने भी बताया, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा अगर आप इन 3 जवाब में से हमें बताएं कौन सा जवाब आपको सबसे अच्छा लगा, सबसे सटीक जवाब जिसमें ज्यादा जानकारी निकल कर आई हो। सर वैसे तो ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ बहुत ही ਵਧੀਆ ਨੇ जी, तीनों के जवाब यानी आपको बहुत अच्छे लगे। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਲੋ, ਸੋ ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਛਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪੰਛੀ ਆ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੇ जान है तो जहान है। बिल्कुल, जान है तो जहान, ये अच्छी बात। और जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, क्योंकि हमारे विशेषज्ञों की नजर में ये बने हैं किसान का हकदार। मैं चाहूंगा आप आ जाए हमारे बीच में, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी।
बहुत बहुत बधाई आपको, किसान कप जीतने पर बैठ सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो आपने बताया कितना नुकसान इससे होता है, लेकिन कुछ और ऐसी जानकारी जो आप हमारे किसानों को बताना चाहें, क्योंकि लगातार नुकसान जो है कीटनाशकों की वजह से काफी होता है, मृदा भी हमारी खराब हो रही है और जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है उस पर भी काफी असर पड़ता है। ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਕਪਾਹ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ 100% ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੈਮੀਕਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੀ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਰਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ 7-7 ਥੈਲੇ ਜਾਂ 5-5 ਥੈਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਜਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ETL ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ETL ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਗਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕੀੜੇ ਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗਲੀ ਤੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ETL ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੀੜੀਆ ਜਿਹਦਾ ਪੀੜੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਵਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜੀਆ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਟ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 6% ਪੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ 6% ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ 150 ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੇ ਹੁਣ 150 ਪੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ 6 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਡ ਖੜਿਆ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। यानी कीटों की संख्या का जो है ख्याल रखना होगा, काउंट करना है बहुत जरूरी है। आप लोग रखते हैं कीटों की संख्या का ख्याल? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ 2% ਪੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 50% ਪੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਸੜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਗਜੀਤ ਚਹਿਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ETL ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ चीज ਦਾ है, ह्यूमन ਦਾ भी है, पशुओं का भी है, प्लांट्स का भी। और इसी की जानकारी जो है यानी वो हमारे किसानों को रखनी होगी, और ये बेहद जरूरी कि सारी जानकारी हमारे किसान भाई रखें और उनको पता रहे कि अगर पत्ती की हम बात करते हैं कितने कीट उस पर हैं, उसके बाद ही हम उसके उपचार की बात करें। क्योंकि जैसा हम लगातार बता रहे हैं, हमारे किसान भाई लगातार बता रहे हैं कि इन्हीं कीटों में हमारे मित्र कीट भी हैं, शत्रु कीट भी हैं, जिनका खात्मा खुद ब खुद प्राकृतिक रूप से हो जाता है। इसलिए जरूरी यही कि इस बात की जानकारी हमारे किसान भाई रखें। यह फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा किसान प्रश्न मंच का सिलसिला। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। और जैसा आप जानते हैं, किसान प्रश्न मंच किसानों को ऐसा मंच जिसमें हम उनको भी मौका देते हैं, अगर उनका कोई सवाल है या कुछ जानकारी वो अगर लेना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों से तो बेझिझक ले सकते हैं। अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है हमारे विशेषज्ञ से तो हाथ आप खड़ा कर सकते हैं, आपके पास मैं पहुंचूंगा और आपके सवाल को हम कोशिश करेंगे हमारे विशेषज्ञ जो है उसका जवाब दे पाए। हाथ जो है वो देखिए हमारे किसान भाइयों ने अब यहाँ खड़े कर दिए। जब मैं सवाल पूछ रहा था उस वक्त ये हाथ नहीं खड़े हुए थे, लेकिन अब क्योंकि किसान भाइयों के सवाल है, ये जरूरी कि जो हमारे किसानों की समस्या
समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए, और इसीलिए किसान प्रश्न मंच का जो कारवां है वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिले में और अलग अलग गांव तक पहुंचता है। मैं चाहूंगा इधर से हाथ आपने खड़ा किया है, सबसे पहले अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम कश्मीरा सिंह है जी। जी। जिला मेरा मानसा है जी। जी। पिंड दूलोवाल है जी। हाँ जी, मैं ये सवाल पूछना चाहना, मेरे को 2.5-3 कनाਲਾਂ बिना ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੇੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੁਰਝਾਉਣ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ जी? उसकी वजह आप जानना चाह रहे हैं? हाँ जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप, ये वजह जानना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि जो पत्ते हैं वो सूखने भी लगे हैं, लाल भी हुए, और आखिर क्या वजह हो सकती है। कोशिश इनकी तरफ से पूरी यही की गई कि किसी भी तरह का जो नुकसान है या अपनी फसल की सुरक्षा वो कर सके। क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਹਣ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਹਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲ ਪੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਧਾਤ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 13-045 ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜਦੋਂ ਟਿੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਟਿੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟਿੰਡੇ ਪੂਰੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ PAU ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਪਣ ਹੈ ਜਾਂ ਧੱਬੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸੇ ਉਹ ਨਰਮੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ नहीं बढ़ते। चलिए बिल्कुल, और यहाँ एक और मौका मैं देना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों को, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं। और कौन पूछना चाहेगा हमारे विशेषज्ञ से सवाल? चलिए पीछे से इस बार हाथ खड़ा किया गया है, आगे भी एक युवा किसान है जो लगातार अपना हाथ खड़ा कर रहे थे जब सवाल पूछे गए तब भी, और अभी आपके पास भी मैं जरूर आऊंगा, लेकिन इस बार पहले जो पीछे हमारे किसान भाई बैठे हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये कह दिया जाता है जो पीछे वाले उनका नंबर नहीं आता, तो इस भ्रम को मैं यहाँ तोड़ना चाह रहा हूँ और पीछे से पहले मैं जाऊंगा, आपके पास भी लौट कर आऊंगा। देखिए कई सवाल हमारे यहाँ किसान भाइयों के, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि सभी सवालों को ले सकें। अपना नाम बता दीजिए पहले। नाम मेरा गुरप्रीत सिंह, पिंड संगतपुरा, जिला संगरूर जी। मैं अफसरों ने पूछना चाहूंगा भी मित्र कीड़ियां ते दुश्मन कीड़ियां बारे जानकारी नहीं किसानों को यो दसी जाए। जानकारी आपको नहीं है, चाहते हैं? ना चाहते हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल, बैठ सकते हैं आप। इनका कहना है कि जानना चाहते हैं मित्र कीट और शत्रु कीट की जब बात कही जाती है, ये सवाल है इनका, ये और इससे जुड़ा देखिए और भी जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ जो किसान भाई मौजूद हैं उनका भी कुछ इससे जुड़ा सवाल है, तो इनका भी सवाल हम लेते हैं, फिर सीधा रुख करेंगे जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका, क्या वो इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या जवाब देते हैं। जी सर, मेरा नाम सागनदीप सिंह, पिंड टांडिया, जिला मानसा। एक किसान भी से ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है सर जी। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे बताएंगे तो एक एक आदमी को बताना बहुत मुश्किल है जी। जो हमारे दुश्मन और कीट है, मित्र कीट है और दुश्मन कीट है जी। उसके लिए खेतीबाड़ी विभाग से सिफारिश है कि कोई पोस्टर वगैरह, कोई पर्चे वगैरह छपा कर उस पर लिखा जाए कि ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे दुश्मन है। इसमें फर्क जानने के लिए भी आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? चलिए बिल्कुल, लेकिन मित्र ज्यादा, आपके दुश्मन ज्यादा है? लेकिन नहीं सर, जो हमारे दुश्मन है, दुश्मन कीट ना, हाँ, उससे ऐसा ना हो यहाँ जो किसान भाई बैठे हैं वो बुरा मान जाए। नहीं 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 सर जी, हम यही पूछना चाहते हैं कि जो दुश्मन है जी और मित्र कीट है जी, दोनों को फर्क हम कैसे जान सके जी। जे पोस्टर्स पाकर हमें दिए जाए या किसी और तरह तरीके से हमें बताया जाए। चलिए बिल्कुल, ये देखिए और जानना चाह रहे हैं किस तरीके से जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ से भी जो हाथ है वो खड़ा किया जा रहा था, इनका भी हम सवाल ले लेते हैं। जी सर, मेरा एक सवाल है कि ये जो शाकाहारी कीट हैं जिनको हम बार बार दुश्मन कीट कह रहे हैं जी, मेरा ये मानना है कि ये जो शाकाहारी कीट है इनका पौधे के साथ गहरा संबंध है। ये जो शाकाहारी कीट हैं ये पैदावार बढ़ाने में सहायक है, न कि नुकसान करते हैं। लेकिन अगर ये ATL लेवल तक रहेंगे तो ये पैदावार बढ़ाएंगे, पौधे की सुरक्षा करेंगे, ये मेरा मानना है। ये सर मेरा कहाँ तक जायज़ है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो मांसाहारी कीट हैं, हम 9 साल से लगातार देख रहे हैं कि जितने हम ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करते जाते हैं इतने शाकाहारी कीड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है जी। अगर शाकाहारी कीड़ों की संख्या कीटनाशकों से बढ़ रही है तो इनकी सिफारिश क्यों की जा रही है? तीसरा सवाल मेरा ये है कि नीम की सिफारिश की जा रही है, नीम के तेल की सिफारिश की जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नीम के तेल से कीड़े कंट्रोल होते हैं, कीड़े मर जाते हैं या भाग जाते हैं, या बीमारी कंट्रोल होती हैं, या पौधों को खुराक देते हैं?
इसके बारे में पूरी डिटेल किसानों को बताई जाए। चलिए, बिल्कुल, ये सारी जानकारी जो है वो किसानों तक पहुंचानी चाहिए। और भी आपसे संबंधित और भी कुछ सवाल थे, अब सीधे चलते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से, क्या जवाब उनके पास, क्या कहना चाहेंगे आप। क्योंकि अगर किसानों की बात की जाए, उनका कहना ये कि एक तो जो हमारे मित्र कीट हैं, शत्रु कीट हैं, उनकी पहचान कैसे हो, उसके बाद जानकारी ये हर एक किसान तक पहुंचे। और अगर इन्हीं में अंतर की बात कही जाती है तो थोड़ा सा विरोधाभास आता है, जैसा कि जो अभी किसान थे उन्होंने अपने सवाल पूछे। जो किसान वीर ने सवाल पूछे है तिन्ना ने, पहला क्वेश्चन तो उन्होंने ये सी भी मित्र कीट ते प्रयोगशाला ये सानू इहदी पछाण कराई जावे। मानसा जिले दे विच रतन टाटा स्कीम दे विच जिहड़े मुंडा काम करदा है, ये पहला 5-7 साल चलदी रही है। उस टाटा स्कीम दे विच भी असीं यही मित्र कीड़ां दी पछाण पोस्टरां राहीं, पैंपलेटां राहीं ते चार्ट बना के भी असीं तकरीबन सारे पिंडां च लाए सी। आह दुश्मन कीट है, आह मित्र कीट है, उन्हां दी पछाण करा के उस तो बाद स्कूल जिवें इन्हां ने 12 क्लासां लाइयां, असीं तकरीबन 2004 तो ये काम पिछले 2 साल नहीं करिया। जदों दा बीटी नरमा आया उदों पहलां असीं ये क्लासां चलाउंदे रहे हैं ते असीं दसदे रहे हैं भी स्पाइडर किहड़ा है, क्राइसोपा की है, बीटल की है, वो सारे ना उन्होंने जान पछाण कराई है। ऐतकी भी असी जदों तहिया करिया सी, लोकां 'च कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे। मानसा जिले दे विच कोई बंदा नरमा बीजन नूं तैयार नहीं सी पिछले साल दे हालात देख के, तां असी की करिया प्रोग्राम लिखिया एक, सारे विभागां ने मानयोग DC साहब दी रहनुमाई हेठ सारे विभागां ने अपनी अपनी कार्रवाई करी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ 5-5 4-4 ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟ ਲਾਏ, ਨਾਲ ਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਲਾਏ, ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਲਾਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਮ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕੰਟੈਕਟ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਝਖੇੜੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੰਗਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਰ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਕੀੜੇ ਹੈ, ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਮ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਿੰਮੀ ਸਿੱਡਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌੜਾ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਆ ਉਹ। मित्र कीड़े नहीं मरते ਉਹਦੇ ਨਾਲ। यही मेरा यही सवाल है। बिल्कुल, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो शायद जिज्ञासा उनकी शांत हुई या नहीं, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी हम जान लेते हैं क्या वो कहना चाह रहे हैं। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नीम के अंदर ऐसी क्या ताकत है, वो शाकाहारी कीड़ों को अलग कर देता है और मांसाहारी कीड़े को अलग कर देता है, शाकाहारी को मार देता है और मांसाहारी को छोड़ देता है। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वो मैं जी मांसाहारी कीड़ा है ना, उसकी खुराक है जी वो दूसरी शाकाहारी है ना, उसकी मांसाहारी की उसकी खुराक है ना, उन्हें तो कीट को कीट ने खाना है ना। जो दुश्मन हमारा दुश्मन कीट है उसने फसल को खाना है। जब फसल काड़ी होगी नीम के पानी से। ठीक है सर, मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि ये जो सुंडी है, ये सुंडी मैंने नीम के पत्तों को खाते हुए देखी है, प्रॉपर नीम के पत्ते खा रही है। व्हाइट फ्लाई मैंने पिछले साल देखा, नीम के पत्ते का रस पी रही थी। जब वो सीधा नीम का रस पी रही है तो वो नीम 1 लीटर नीम 100 लीटर पानी में मिला के अगर छिड़काव करेंगे तो उसको कैसे मारेंगे? एक गोबर है ਜਾਂ ਸਾਡੀ एक खाद है ਜਿਹਦੇ ਚ 16 ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਆ ਉਹਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਿੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿੰਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ हो जाता ਆਪਾਂ ਧੋਂਦੇ नहीं, वो की करता हो, क्या रिएक्शन करता हो। यानी इसका कंपोस्ट अगर हम तैयार करें तब ज्यादा असरदार रहेगा। ਜਦੋਂ इसको फर्मेंटेशन 45 दिनों बाद हो जाती है तो इसका जो जहर है वो जो रचता है पौधे में, जो साडा दुश्मन कीड़ा उसको उसका रस चूसता है तो उसको मारता है। ये मेरा ये कहना है। बिल्कुल, और हम यही उम्मीद करते हैं जो हमारे किसान भाई हैं वो भी यहाँ संतुष्ट होंगे। लेकिन और भी अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। एक और युवा किसान है जो जिज्ञासा है उनकी, क्या वो जिज्ञासा है, क्या वो पूछना चाह रहे हैं, ये भी आइए जान लेते हैं। जी सर जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ETL ਲੈਵਲ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ETL ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾਊ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ETL ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂगे ਕੀ स्प्रे है। यानी सीधा कहा जाता है कि आप स्प्रे कर दीजिए, बिल्कुल डायरेक्ट, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। चलिए बिल्कुल, ये देखिए एक समस्या भी यहाँ पर आती है, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो अधिकारी शायद जल्दबाजी में, लेकिन किसानों की अगर बात सुनी जाए, उनकी समस्या दूर की जाए, वो बेहद जरूरी है। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿਸੋਨੇ ਨੇੜੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿਸੋਨੇ ਨੇੜੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਸੋਨੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਰਮਾ ਕਿਤੇ 30 ਮਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਆਕਾਰ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ ਆ IPM ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਹਾਈ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ETL ਲੈਵਲ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਕਾਊਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ETL ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝਾੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਬ ਭਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ETL ਲੈਵਲ ਨੂੰ दरकिनार कर दिया जाता है। यानी ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ETL ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, वातावरण ਵਧੀਆ होना चाहिए है, मिट्टी है जी सॉइल है साड़ी वो बचनी चाहिए है। और इसी धरती माँ को बचाने के लिए आपको बता दें, हरियाणा जींद की अगर हम बात करते हैं, हालांकि फिलहाल पंजाब में हम हैं, लेकिन वहां पर डॉक्टर दलाल कीट साक्षरता मिशन जो है बाकायदा वो चलाया जाता है, जिसके जरिए कोशिश की जाती है हर एक किसान जो है मित्र कीट और शत्रु कीट की जो जानकारी है वो ले सके। हरियाणा से ये जानकारी पंजाब तक तो पहुंच चुकी है और धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाने के लिए और भी किसानों तक पहुंचाने के लिए बाकायदा इस मिशन के तहत एक जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी एक छोटी बच्ची को यहाँ बनाया गया है। और ये भी अपने आप में एक हम कह सकते हैं अलग बात है। और वो जो बच्ची है वो हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम में मौजूद है और देखते हैं उस बच्ची को कितनी जानकारी है, या अगर वो अपनी तरफ से कुछ हमारे किसानों को संदेश देना चाहे तो। आप कुछ कहना चाहेंगे किसानों को? खड़े हो जाइए। मैं यही कहना चाहती हूँ, पहले नाम बता दीजिए हमें अपना। मैं हुसन हूँ जी। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है वो कम से कम किया जाए, कम से कम किया जाए। देखिए एक छोटी बच्ची जो है उसको ये जानकारी, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। बिल्कुल बैठ सकते हो आप। देखिए यही महत्वपूर्ण होता है कि जो जानकारी है हर वर्ग पर पहुंचे, हर स्तर पर पहुंचे, और उसके लिए बेहद जरूरी यही कि हर एक जो हमारा किसान है इस जानकारी को अपनाए भी। और ये सिर्फ खासियत जानकारी की नहीं रखती, बल्कि अगर हम गाने के हुनर की बात कहें, क्योंकि जब कीट पाठशाला चलती है, एक कीट साक्षरता मिशन चलता है, तो उसमें कुछ और गाने भी होते हैं। क्या वो गाने हैं, आइए इस बच्ची से ही सुन लेते हैं हम। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलों दी रुस के न लंग माया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलों दी रुस के न लंग माया। तेरी माँ ने रिन्नियाँ सेवियाँ, तेरी माँ
आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। बिल्कुल जोरदार तालियां बजा दी इस बच्ची के लिए और वाकई ये बच्ची शाबाशी की हकदार है। देखिए जानकारी इतनी और एक गाने के जरिए भी कहीं ना कहीं एक संदेश छिपा होता है, हर एक किसान तक वो जानकारी पहुंचे, इसके लिए कोशिश की जा रही है किसानों के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी। और जैसा आप जानते हैं कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चुका आपसे विदा लेने का, लेकिन मैं चाहूंगा बस जोरदार तालियां हो जाए सभी किसान भाइयों के लिए, इस गाँव के लिए, इस पिंड के लिए जिन्होंने इतना सहयोग दिया। और एक बार जोरदार तालियां करके शुक्रिया अदा कीजिए हमारे विशेषज्ञ का जो इस दौरान हमारे कार्यक्रम में मौजूद रहे। अगली बार हो सकता है आपके राज्य में हम पहुंचे, आपके जिले में हम पहुंचे, आपके गांव में हम पहुंचे और वहां किसानों से करें सवाल जवाब। लेकिन फिलहाल के लिए किसान प्रश्न मंच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।